सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेक्चर नंबर 4 कवर करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट बजट क्लास 12th। मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है अभी हमारे पास, तो इसका लेक्चर नंबर 4 है ये। इसमें हम क्या कुछ डील करेंगे आज के लेक्चर में। तो सर आज के लेक्चर में ये टॉपिक्स कवर होंगे। पहला है सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीट्स, दूसरा है आइटम्स दैट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरा है आइटम्स दैट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट के सोर्सेज हमने बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से 2 लेक्चर्स में कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं और अगर आपको रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी समझ में नहीं आता है, तो आप पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे सीरीज़ में आए तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीट्स की, कि कैपिटल रिसीट्स के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। तो सर कैपिटल रिसीट्स के सोर्सेज आपके सामने आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। पहला सोर्स है बोरोइंग्स, दूसरा सोर्स है रिकवरी ऑफ लोन्स, तीसरा है डिसइन्वेस्टमेंट और चौथा है स्मॉल सेविंग्स। 4 ही सोर्सेज हैं आपके पास में टोटल। पहला क्या है? पहला है बोरोइंग्स। तो पहले मैं बोरोइंग्स को एक्सप्लेन करता हूँ, बट उससे पहले वंस अगेन कैपिटल रिसीट्स। सर कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स हैं जो गवर्नमेंट रिसीव तो करती है। ये रही गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है और ये जो पैसा आ रहा है इसे हम कह रहे हैं कैपिटल रिसीट। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब ये पैसा गवर्नमेंट रिसीव कर रही है तो इसके बदले में गवर्नमेंट के असेट्स या तो कम हो रहे हैं या गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ईदर और। कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स which either decreases the asset to the government or increases the liability to the government। ठीक है, कैपिटल रिसीट वो रिसीट है जिसे रिसीव करने के बाद या तो गवर्नमेंट का एसेट कम हो जाएगा या गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, उसे हम कैपिटल रिसीट कहते हैं। डिटेल में जानना है तो लेक्चर 1 पे रेफर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके सोर्सेज पे, कि गवर्नमेंट को किन किन सोर्सेज से कैपिटल रिसीट मिलता है। पहला आइटम दिया हुआ है आपको बोरोइंग्स। पहला आइटम क्या दिया हुआ है? बोरोइंग्स। अब देखते हैं सर, अगर गवर्नमेंट, हमारे कंट्री की गवर्नमेंट अगर पैसा रिसीव करे, क्या करे? पैसा रिसीव करे एक्सट्रीमली सॉरी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है मेरी, तो वॉइस से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। यस, तो गवर्नमेंट अगर पैसा रिसीव करती है तो मान लो गवर्नमेंट ने यूएस गवर्नमेंट से बोरो कर लिया हो, अमेरिकन गवर्नमेंट से पैसे उधार पे मांगे हो, या मान लो जापानीज़ गवर्नमेंट से उधार पे पैसा मांगा हो, या मान लो वर्ल्ड बैंक से गवर्नमेंट ने पैसा उधार पे लिया हो, या मान लो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इससे गवर्नमेंट ने पैसा उधार पे लिया हो। तो जब भी गवर्नमेंट पैसा उधार पे लेती है तो गवर्नमेंट के पास पैसा तो आता है, लेकिन बदले में गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाती है। लायबिलिटी का मतलब आपको फ्यूचर में उस पैसे को रीपे करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, है ना। तो ये बोरोइंग क्या है? बोरोइंग गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसीट है। क्यों? क्योंकि इस केस में गवर्नमेंट पैसा रिसीव तो कर रही है बट बदले में गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो
पूछा जाएगा व्हाई बोरिंग्स इज अ कैपिटल रिसिट, द आंसर इज बोरिंग इज अ कैपिटल रिसिट बिकॉज गवर्नमेंट रिसीव्स इट एंड अगेंस्ट इट द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीजेज या गेट्स इंक्रीज्ड, कुछ भी कहो आप अपनी लैंग्वेज में कह सकते हो बोरोइंग। ठीक है, तो ये है बोरोइंग। अब अगर आप ध्यान से देखो तो बोरोइंग के बगल में मैंने कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं। पहला है आपके पास में ओपन मार्केट ऑपरेशन, दूसरा है आरबीआई, तीसरा है फॉरेन गवर्नमेंट्स और चौथा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो जो गवर्नमेंट होती है, चाहे हमारे कंट्री की गवर्नमेंट हो चाहे किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट हो, तो उस गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं पैसे बोरो करने के लिए। एक ऑप्शन तो ये है कि गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट लाइक इंडियन गवर्नमेंट किसी फॉरेन गवर्नमेंट से बोरो कर ले पैसे, यूएस गवर्नमेंट, जापान गवर्नमेंट, नीचे मैंने एग्जांपल दिया, उन गवर्नमेंट से ही बोरो कर ले, तो ये भी कैपिटल रिसिट हो जाएगा। एक सोर्स ये है। दूसरा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस से बोरो कर ले, अगेन एग्जांपल दिया मैंने नीचे आपको, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। इन इंस्टीट्यूशंस से गवर्नमेंट क्या कर सकती है? पैसे बोरो कर सकती है। बट देन बोरो किया तो पैसे आए तो, लेकिन लायबिलिटी बढ़ गई, और अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है तो आप बोलोगे कि ये कैपिटल रिसिट है। ध्यान रखिएगा, ईदर और बोला है, दोनों एक साथ नहीं होगा। या तो गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा होगा या लायबिलिटी बढ़ रही होगी, दोनों में से कोई एक काम होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। तो बोरिंग्स वाले केस में क्या हो रहा है? बोरिंग्स वाले केस में गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ रही है। आरबीआई से भी गवर्नमेंट कई बार पैसे बोरो करती है। आरबीआई से गवर्नमेंट कैसे बोरो करती है पैसा? तो सर मैं आपको बताऊं, मान लो गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत है और गवर्नमेंट के पास पैसे हैं ही नहीं, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट उन केसेस में क्या करती है? गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, और ये रही आपकी आरबीआई, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी सर? गवर्नमेंट ना आरबीआई को कुछ पीसेज ऑफ पेपर्स पकड़ाएगी। क्या पकड़ाएगी? पीसेज ऑफ पेपर्स, ठीक है ना। अब ये पीसेज ऑफ पेपर्स क्या है? इन पीसेज ऑफ पेपर्स को हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या कहते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक। तो गवर्नमेंट कुछ कागज के टुकड़े होते हैं बेसिकली, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। क्या होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी? मनी एंड बैंकिंग नाम का जब चैप्टर आएगा तो मनी एंड बैंकिंग में बहुत सिलसिलेवार तरीके से और डिटेल में गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, इस पे चर्चा करूंगा। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक कागज़ का टुकड़ा है, एक पीस ऑफ पेपर है, जिसमें गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस कर रखा है इन रिटर्न कि आप अगर इतने सालों बाद हमारे पास ये कागज़ लेके आओगे तो हम आपको इतने पैसे लौटाएंगे। ये प्रॉमिस गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है ना। तो उसे ही हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझ सकते हैं फिलहाल के लिए, और डिटेल में मनी एंड बैंकिंग में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए समझो कि गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट को जब आरबीआई से पैसे लेने होते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे देती है, कुछ पेजेस, पीस ऑफ पेपर्स, और किसी पे 5 लाख लिखा होगा, किसी पे 10 लाख लिखा होगा, ऐसे करके बहुत सारे पेजेस दे देती है। और बदले में आरबीआई क्या करती है? आरबीआई बदले में नई करेंसी प्रिंट करती है। क्या करती है? नई करेंसी प्रिंट करती है और गवर्नमेंट को पैसे दे देती है। आरबीआई नए करेंसी, नए नोट प्रिंट करती है और आरबीआई गवर्नमेंट को पैसे दे देती है। गवर्नमेंट के पास पैसे आ जाते हैं, गवर्नमेंट उससे अपना काम करती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेती है, और ये जो सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने दिया है आरबीआई को, ये सिक्योरिटी आरबीआई 2 साल बाद, 3 साल बाद या 5 साल बाद, जो भी डेट लिखा होगा उस सिक्योरिटी पे, उतने साल बाद जब आरबीआई गवर्नमेंट को देती है तो गवर्नमेंट आरबीआई को पैसे लौटाती है विद इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं आरबीआई से, इस तरीके से मतलब आरबीआई से बोरोइंग करती है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। एक तो ये वाली बात क्लियर हुई।
अब आ जाओ OMO लिखा हुआ है यहाँ पे। OMO का मतलब क्या होता है? OMO का मतलब है ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे, आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या करती है? मार्केट में सेल करती है। क्या करती है? सेल करती है। क्या सेल करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करती है। कौन सेल कर रहा है सर? आरबीआई सेल कर रही है अपनी मर्जी से? जी नहीं, गवर्नमेंट ने बोला है आरबीआई से कि भाई मार्केट में कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल कर दो। तो आरबीआई ने बोला लाओ, दो हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेती है गवर्नमेंट से और उसे मार्केट में सेल करती है, ओपन मार्केट में, बोले तो हमारी इकोनॉमी में सेल करेगी। अब एक्चुअली में ये इकोनॉमी में सेल नहीं किया जाता, इससे पहले बैंकों को सेल किया जाता है। बैंक से हम आप जैसे लोग परचेज कर सकते हैं, हम लोग आरबीआई से डायरेक्ट नहीं परचेज कर सकते। आरबीआई शेयर मार्केट जो कैपिटल मार्केट है हमारा, उसमें सेल करती है, बैंकों को सेल करती है, उनसे हम परचेज कर सकते हैं। बट देन इतनी डिटेलिंग में क्लास 12th लेवल पे आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना मैं आपसे बात करूँगा। फिलहाल के लिए आप इतनी बात दिमाग में रखोगे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या हो रहा है। गवर्नमेंट ने बोला आरबीआई को कि हमसे कुछ सिक्योरिटीज लो, तो आरबीआई को गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज दिए और आरबीआई उस सिक्योरिटी को ओपन मार्केट में सेल करती है, बोले तो इकोनॉमी में सेल करती है। और सेल करने के बाद आरबीआई को पैसे मिलते हैं। क्या मिलते हैं भाई? गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिक रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। लोग क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि लोग खरीद रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार 1 लाख रुपए में गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिल रही है, 5 साल बाद गवर्नमेंट को दूंगा तो मुझे 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे या 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, डबल हो जाएंगे मेरे पैसे। इंटरेस्ट अर्न करने के लिए लोग खरीदते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो आरबीआई ने सेल किया इकोनॉमी में और लोगों ने परचेज किया, तो आरबीआई को मनी रिसीव हुआ। क्या रिसीव हुआ? मनी रिसीव हुआ। और यही मनी आरबीआई क्या करती है? गवर्नमेंट को दे देती है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने पैसा तो रिसीव किया, बट देन गवर्नमेंट की क्या बढ़ गई? लायबिलिटी बढ़ गई। क्योंकि फ्यूचर में जब ये वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पब्लिक दिखाएगी आकर के, तो वो पैसा अल्टीमेटली किसके जेब से निकलेगा? वो पैसा अल्टीमेटली गवर्नमेंट के जेब से निकलेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाती है। ये है ओपन मार्केट ऑपरेशन। कंफ्यूज मत होना, क्लैरिफाई कर देता हूं। 2 बातें बताई मैंने आपको। एक में ये बताया कि गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दिया आरबीआई को और आरबीआई ने उसे मार्केट में बेचा। मार्केट से पैसा आया आरबीआई के पास और ये पैसा फिर आरबीआई ने दे दिया गवर्नमेंट को। एक तरीका तो ये हो गया जिस तरीके से गवर्नमेंट बोरो तो कर रही है, बट कहां से बोरो हो रहे हैं? फंड्स बोरो हो रहे हैं इस केस में मार्केट से। आरबीआई से बोरो नहीं कर रही गवर्नमेंट कहां से बोरो कर रही है? मार्केट से। दूसरे केस में गवर्नमेंट मार्केट से ना बोरो करके डायरेक्ट आरबीआई से बोरो कर रही है। तो आरबीआई वाले केस में क्या हो रहा है? सेम चीज हो रहा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रही है आरबीआई को, सिक्योरिटीज आरबीआई के पास जा रहा है और आरबीआई प्रिंट करके पैसा किसे दे रही है? गवर्नमेंट को दे रही है। दोनों ही केसेस हैं। एक केस में आरबीआई से डायरेक्ट बोरोइंग हो रही है, दूसरे वाले केस को हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कह रहे हैं, OMO कह रहे हैं। और दोनों ही केसेस में चूंकि गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये दोनों सोर्सेस कैपिटल रिसीट की कैटेगरी में फॉल करेंगे। ठीक बात है? चलिए, आई होप दिस मेक्स द टॉपिक क्लियर। इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बट देन आप जानो, चीज़ों को समझोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से मेमोराइज होंगी। अगला है रिकवरी ऑफ लोन। मैं अलग पेज लेता हूं सर। रिकवरी ऑफ लोन ये क्या होता है? सुनो ध्यान से। अगर गवर्नमेंट ने, मैं मान रहा हूं किसी स्टेट गवर्नमेंट को
लोन दिया 1 करोड़ रुपए का 2005 में मान लो दिया, तो जब गवर्नमेंट को लोन दिया स्टेट गवर्नमेंट ने, जब गवर्नमेंट ने लोन दिया स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये स्टेट गवर्नमेंट क्या है? ये स्टेट गवर्नमेंट डेटर है। क्या है? डेटर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये स्टेट गवर्नमेंट क्या है? डेटर है। डेटर का मतलब क्या होता है? कॉमर्स वाले बच्चे समझ गए होंगे, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे समझ जाओ। डेटर का मतलब होता है देनदार। देनदार, देनदार होता है, हाँ देनदार, ठीक है, जो आपको पैसे देगा। मान लो ये राम है, राम ने श्याम को पैसे दिए, तो अब श्याम क्या है? श्याम असेट है, संपत्ति है। किसके लिए? राम के लिए। क्यों? क्योंकि श्याम पैसा लौटाएगा फ्यूचर में राम को। और राम क्या है? किसके लिए? श्याम के लिए। श्याम के लिए राम क्या है? राम इज लाइबिलिटी फॉर श्याम। वाई? बिकॉज श्याम को राम के टुवर्ड्स पैसे लौटाने हैं, तो श्याम के लिए राम क्या है? टेक्निकली इसे राम को क्रेडिटर बोलेंगे। जो पैसे देता है उसे क्रेडिटर बोलते हैं, जो पैसे लेता है उसे डेटर बोलते हैं। डेटर जो होता है वो असेट होता है। क्या होता है? असेट होता है, क्योंकि आपको पैसे मिलने हैं उससे, तो वो आपके लिए एक प्रकार का एसेट है। और क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर लायबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि आपको इस पर्सन को पैसे लौटाने पड़ेंगे। तो इस केस में पहले राम ने श्याम को पैसे दिए, तो ये ट्रांजैक्शन होने के बाद राम बन गया क्रेडिटर, पैसे देने वाला, और श्याम बन गया डेटर, पैसे लेने वाला। अब लौटाने का काम इसका है, श्याम का है, तो इस वजह से श्याम एसेट है राम के लिए, और राम क्या है? राम लायबिलिटी है। किसके लिए? श्याम के लिए, या क्रेडिटर कह लो आप। ठीक, चलो, तो लेट मी इरेज दीज थिंग्स। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया 1 करोड़ रुपए का 2005 में, और मान लो आज 2022 है, तो 2022 में ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये स्टेट गवर्नमेंट रीपे कर रही है। क्या कर रही है? रीपे कर रही है अपनी बोरोइंग्स, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स। किसे रीपे कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट को रीपे कर रही है। तो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा आ तो रहा है, रिसीव तो हो रहा है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का असेट अब कम हो गया। सर, जब तक स्टेट गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, तब तक स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए असेट था, प्रॉपर्टी थी स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता था यार मुझे तो उससे इतने पैसे लेने हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट वाज असेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जिस दिन स्टेट गवर्नमेंट ने पैसे चुका दिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे आए तो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कम हो गया? असेट कम हो गया। क्योंकि अब स्टेट गवर्नमेंट फ्यूचर में सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे नहीं लौटाएगा। ठीक बात है ना, क्योंकि उसने अपनी लायबिलिटी चुका दी या अपनी उधारी चुका दी। तो ये था क्या? रिकवरी ऑफ लोन्स। तो रिकवरी ऑफ लोन कौन सा रिसीट है? गवर्नमेंट रिसीव तो कर रही है, तो ये कौन सा रिसीट है? ये है कैपिटल रिसीट। क्यों? क्योंकि इसे रिसीव करने के बदले में गवर्नमेंट का क्या कम हो रहा है? एसेट कम हो रहा है। इस वजह से ये क्या है? कैपिटल रिसीट है। तो अब रिकवरी ऑफ लोन हो गया। अब आ जाओ डिसइन्वेस्टमेंट पे। डिसइन्वेस्टमेंट समझते हैं। ठीक, डिसइन्वेस्टमेंट। सर, गवर्नमेंट पैसा खर्च करके गवर्नमेंट कंपनी इस्टेब्लिश करती है। क्या इस्टेब्लिश करती है? गवर्नमेंट कंपनी इस्टेब्लिश करती है। इसे ही हम लोग PSUs कहते हैं ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहते हैं। ठीक बात है। तो जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करके गवर्नमेंट कंपनीज को इस्टेब्लिश करती है, तो ये गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट के लिए क्या होती है? असेट होती है।
से फॉर एग्जांपल एनटीपीसी एक गवर्नमेंट कंपनी है, बीसीसीएल एक गवर्नमेंट कंपनी है, सीआईएल एक गवर्नमेंट कंपनी है, या पीएसयू है ना, कोल इंडिया लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये फुल फॉर्म्स हैं उनके, मैंने नीचे से ऊपर पढ़ा है। तो अब मान लेता हूं मैं इन कंपनी का 100% शेयर गवर्नमेंट के पास है, 100% ओनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। क्यों? क्योंकि सारा पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया और खर्च करके एनटीपीसी एस्टैब्लिश किया, बीसीसीएल एस्टैब्लिश किया, सीआईएल एस्टैब्लिश किया। अब अगर मान लो गवर्नमेंट के पास 100% ओनरशिप है, कितनी ओनरशिप है, 100% ओनरशिप है, और गवर्नमेंट चाहती है कि मैं अपने पास सिर्फ 60% ओनरशिप रखूं, 50% बेच दूं, तो 60% रिटेन करना चाह रही है गवर्नमेंट, अपने पास आज भी रखना चाह रही है। 40% ओनरशिप गवर्नमेंट चाह रही है हम बेच दें, 40% ओनरशिप किसी और को दे दें। तो मान लो 40% शेयर्स गवर्नमेंट ने सेल कर दिए, से फॉर एग्जांपल रिलायंस को। तो रिलायंस वाले क्या करेंगे, रिलायंस वाले गवर्नमेंट को रिलायंस वाले पैसा देंगे, क्या देंगे, पैसा देंगे, मनी। क्यों देंगे पैसा? क्योंकि रिलायंस ने गवर्नमेंट से 40% शेयर परचेज किया है किसी भी पीएसयू का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का। तो उस 40% शेयर्स के कुछ प्राइस हो सकते हैं, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, बहुत महंगे शेयर्स होते हैं वो, तो कुछ भी एक अमाउंट हो सकता है। उतना पैसा जब गवर्नमेंट रिसीव करेगी, तो गवर्नमेंट के पास पैसा तो आया, लेकिन ये पैसा कौन सा पैसा है सर, ये वाला जो पैसा है ये कौन सा पैसा है, ये मनी जो गवर्नमेंट रिसीव कर रही है कैपिटल रिसिट है। क्यों? क्योंकि इसको रिसीव तो कर रही है गवर्नमेंट, बट बदले में गवर्नमेंट का असेट कम हो रहा है। पहले पूरे कंपनी पे, पूरे पीएसयू पे गवर्नमेंट की ओनरशिप थी, कंट्रोलिंग थी, अब गवर्नमेंट की ओनरशिप सिर्फ 60% है। हो सकता है गवर्नमेंट सारा ही बेच दे। बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है एयर इंडिया, आपको पता है एयर इंडिया गवर्नमेंट ने बेच दिया। पहले ये कौन सी कंपनी थी, गवर्नमेंट कंपनी थी, ठीक है ना, इसे बेच दिया एयर इंडिया को। किसे बेच दिया सर, टाटा वालों को बेच दिया, पूरी कंपनी बेच दी, 100% ओनरशिप बेच दी। टाटा वालों ने गवर्नमेंट को क्या दिया सर, मनी दिया। तो गवर्नमेंट ने पैसा तो रिसीव किया, बट बदले में गवर्नमेंट का एक असेट कम हो गया। एयर इंडिया गवर्नमेंट के लिए एक असेट थी, जो पीएसयू होता है वो गवर्नमेंट के लिए एक असेट होता है। तो मनी तो रिसीव किया गवर्नमेंट ने, लेकिन बदले में गवर्नमेंट का असेट कम हो गया। इस वजह से ये वाला पैसा या ये वाली रिसिट गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसिट कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये बदले में गवर्नमेंट का एसेट कम कर रहा है, आ तो रहा है बट बदले में गवर्नमेंट का एसेट कम हो जा रहा है। तो ये था आपके पास में, क्या पढ़ा है मैंने, ये डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद अगला है स्मॉल सेविंग्स। इस तरीके से भी गवर्नमेंट कई बार पैसे लेती है। एनएससी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। केवीपी की फुल फॉर्म होती है किसान विकास पत्र, ठीक। अब सर मान लो जैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है तो आप अपने बैंक में जा करके एफडी वगैरह करवाते हो ना। सिमिलरली मान लो कई बार क्या होता है कि आप पोस्ट ऑफिस चले जाते हो। कहाँ चले जाते हो? पोस्ट ऑफिस चले जाते हो, और पोस्ट ऑफिस में जा करके बोलते हो कि मुझे एक किसान विकास पत्र खरीदना है, केवीपी खरीदना है। तो पोस्ट ऑफिस वाला क्या करेगा? पोस्ट ऑफिस वाला आपको बोलेगा ठीक है इतने पैसे दे दो। अब किसान विकास पत्र स्पेसिफिक डिनोमिनेशन में मिलता है, जैसे 25,000 के लॉट वाला मिलेगा आपको, या मान लो आपको 50,000 के लॉट वाला मिलेगा, 1 लाख के लॉट वाला भी शायद मिलता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मान लो मिलता होगा, ठीक है। तो इस एक्सर्ट स्पेसिफिक डिनोमिनेशन में ही मिलते हैं वो। ऐसा नहीं होगा कि आपको 10,000 का किसान विकास पत्र मिल जाएगा, वो उस पेजेस के प्राइसेस होते हैं। 25,000 वाला होगा, 50,000 वाला होगा, 1 लाख वाला होगा। जैसे होता है ना कंप्यूटर, ये इतने का है, ये इतने का, ये इतने का है, तो वैसे ही
25,000 वाला होगा, 50,000 वाला होगा, या 1 लाख वाला होगा। अब मान लो सर आपको 1 लाख का KVP खरीदना है, तो आपने बोला कि मेरे को 1 लाख वाला दे दो, या आपने बोला मेरे को 25-25 के 4 दे दो, या आपने बोला 50-50 के 2 दे दो, वो आपकी मर्जी होगी। इंटरेस्ट में कोई खास अंतर होता नहीं है, नहीं ही होता है, इंटरेस्ट में अंतर नहीं होता है। तो जब आप किसान विकास पत्र खरीदते हो, तो ये किसान विकास पत्र, मान लो ये राम है और राम ने पोस्ट ऑफिस से किसान विकास पत्र खरीदा, तो किसान विकास पत्र तो इसके पास आया, बट बदले में इसने क्या दे दिया? मनी दे दिया। किसे दिया? पोस्ट ऑफिस वालों को दिया। ये पोस्ट ऑफिस वाले पैसा किसे देंगे? ये गवर्नमेंट के पास ही गया बेसिकली। पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट एजेंसी है, आपको पता है, तो गवर्नमेंट के पास गया, तो इनडायरेक्टली आपने पैसा गवर्नमेंट को ही दिया है। अब ये पैसा गवर्नमेंट ने रिसीव तो कर लिया, बट आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद या 10 साल बाद जब वो किसान विकास पत्र वापस लेकर के आप पोस्ट ऑफिस जाओगे, तो पोस्ट ऑफिस वाले आपको, मान लो आपने 1 लाख का किसान विकास पत्र खरीदा था, तो 5 ईयर्स के बाद वो आपको, मान लेता हूं मैं, 1,70,000 रुपए देंगे। तो 1,70,000 रुपए आपको लौटाए जाएंगे। तो ये 70,000, 70,000 क्या है? ये आपका इंटरेस्ट है, एक्स्ट्रा इनकम है जो आपने अर्न किया है। तो बेसिकली किसान विकास पत्र को सेल करने से गवर्नमेंट के पास पैसे तो आ रहे हैं, तो रिसीट तो है, सोर्स तो है, रेवेन्यू तो है, लेकिन ये गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि फ्यूचर में गवर्नमेंट को इसे रीपे करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो स्मॉल सेविंग्स है, ये क्या है? ये कैपिटल रिसिट है। कौन सा रिसिट है? कैपिटल रिसिट। क्यों? क्योंकि इससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है। एक NSC होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आप छोटे छोटे अमाउंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, रिकरिंग डिपॉजिट टाइप, और कई बार आप लमसम में भी इन्वेस्टमेंट करते हो। NSC की डिटेलिंग जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना मान लो कि, या जान लो कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC करके भी कुछ होता है, जो कि आप पोस्ट ऑफिस में जाके परचेज कर सकते हो। सेम KVP की तरह होता है ये भी। ठीक है, चलो, तो इतना हो गया। तो हमने आज बोला आपसे कि हम टॉपिक कवर करेंगे सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसिट्स। सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसिट्स कवर कर लिया, एक बोरोइंग्स कवर किया, इसके बाद आपके पास में स्मॉल सेविंग्स कवर किया, डिसइन्वेस्टमेंट कवर किया, और क्या कवर किया भाई? और कवर किया है हमने इसमें रिकवरी ऑफ लोन। ये सारा हमने कवर कर लिया। तो दिस मेक्स दिस वाला टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, अब आ जाते हैं आइटम्स अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन कौन से आइटम्स होते हैं? ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते किसे हैं? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसे गवर्नमेंट रिसीव तो करे, स्पेंड तो करे, खर्च तो करे, लेकिन बदले में गवर्नमेंट का कोई असेट इंक्रीज ना हो, लाइबिलिटी डिक्रीज ना हो। बेसिकली फ्री के खर्चे, याद हो अगर आपको तो मैंने लेक्चर 1 में बताया था इसे। अगर नहीं समझ में आ रहा है, पहले लेक्चर 1 वॉच करो, सब समझ में आएगा। ठीक है, बहुत रिलेटेबल वे में मैंने रिलेट करके टॉपिक को तैयार किया है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर है? वो एक्सपेंडिचर है जिसे रिसीव तो करे गवर्नमेंट, लेकिन बदले में एसेट इंक्रीज नहीं होगा, लाइबिलिटी डिक्रीज नहीं होगी। यहाँ पे नीदर नॉर चलेगा, मतलब नीदर एसेट विल इंक्रीज नॉर लाइबिलिटी विल डिक्रीज। ठीक, तो पेमेंट ऑफ सैलरीज, भाई सरकार के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वर्क करते हैं, सरकार उनको सैलरी देती है, तो सरकार की जेब से पैसा तो जाता है, बट वो पैसा खर्च करने के बाद सरकार का कोई एसेट इंक्रीज नहीं होता और सरकार की कोई लाइबिलिटी डिक्रीज नहीं होती, दोनों में से कुछ भी नहीं होता। इस वजह से पेमेंट ऑफ सैलरी क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के लिए। सर कुछ लोग जो गवर्नमेंट जॉब करने के बाद रिटायर हो जाते हैं, गवर्नमेंट उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन देती है। क्या देती है? पेंशन। पेंशन में गवर्नमेंट के जेब से पैसा तो जाता है, बट वो फ्री में गवर्नमेंट के जेब से पैसा जा रहा है, बदले में गवर्नमेंट का कोई एसेट इंक्रीज नहीं हो रहा, गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी डिक्रीज नहीं हो रही। ठीक है। इंटरेस्ट,
मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी IMF से लोन ले रखा है, मान लेता हूं मैं 1 करोड़ का लोन ले रखा है। अब इस 1 करोड़ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को हर महीने इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, सपोज करो 5 लाख रुपए का। तो अब ये वाला इंटरेस्ट जब गवर्नमेंट पे करेगी IMF को 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि इसको पे करने से गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम नहीं हो रही। गवर्नमेंट की लायबिलिटी 1 करोड़ की है, गवर्नमेंट को टोटल 1 करोड़ पे करना है, बट देन ये 5 लाख रुपए क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बार बार गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट है। एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सर रात में आप देखते होगे आपके घर के बाहर से पुलिस वाले पुलिसिंग करते रहते हैं, ठीक है ना। आपके घर में चोरी हो जाए, आप पुलिस को कॉल करते हो, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट की तरफ से। म्यूनिसिपैलिटी वाले होते हैं, वो भी बहुत काम करते हैं हमारी सोसाइटी के लिए, कूड़ा उठा के लेके जाएंगे, है ना, कूड़े वाली गाड़ियाँ आ रही होती हैं। तो क्या आप पुलिस को फ़ोन करते हो कि पुलिस भाई साहब हमारे यहाँ चोरी हो गई है, आप हमारे यहाँ करके जांच पड़ताल करें और बताएं कि चोरी किसने की है और पता लगाएं और हमारा सामान वापस दिलवाएं? तो क्या ऐसा होता है कि पुलिस वाले आकर के आपसे बोलते हैं कि लाओ पैसे दो, हमने चोर को ढूंढ के निकाला है? जी नहीं। ऑफिशियली अनऑफिशियली मैं उन डिबेट्स में नहीं पढ़ना चाहता, बट देन लीगली या लॉजिकली तो यही बनता है कि पुलिस वाले आपसे कोई चार्जेस नहीं लेंगे। तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे भी बहुत सारा खर्च कर रही है, पुलिसिंग पे गवर्नमेंट खर्च कर रही है, बट जो पुलिस वाले को सैलरी दे रही है गवर्नमेंट, उसके बदले में गवर्नमेंट का कोई एसेट इंक्रीज नहीं हो रहा, गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी डिक्रीज नहीं हो रही, उससे गवर्नमेंट सर्विस दे रही है सोसाइटी में। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो। इस वजह से ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगला है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सर्विसेज। सर आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज हो जाता है, मोर और लेस सारे टेस्ट भी फ्री होते हैं एज क्लेम्ड बाय मिस्टर केजरीवाल। तो उन्होंने क्लेम किया है और कर भी रहे हैं। खैर दिल्ली में हो रहा है यार, मानो चाहे ना मानो, पता किया मैंने, होता है। तो और एक आधा बार मेरा भी हुआ है ना, मैंने भी करवाया एक आधा बार। तो वो क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह, यस, फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है मेरा। तो हेल्थ सर्विसेज पे सर गवर्नमेंट खर्चा करती है, मतलब गवर्नमेंट दवाइयों पे खर्च कर रही होगी, उस हॉस्पिटल में जितने डॉक्टर्स काम कर रहे होंगे, नर्सेज काम कर रही होंगी, जितने भी वार्ड बॉयज़ होंगे, जितने भी गार्ड्स होंगे, सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, ये सारे लोग काम तो कर रहे होंगे। तो इस हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट खर्च कर रही है, बट बदले में गवर्नमेंट कोई एसेट इंक्रीज नहीं हो रहा, लायबिलिटी डिक्रीज नहीं हो रही। सोचो क्यों नहीं हो रहा भाई? एसेट कहाँ इंक्रीज हो रहा है गवर्नमेंट का? फ्री में जा रहा है ना, आप जाते हो पैसे थोड़े देते हो गवर्नमेंट को। तो एसेट इंक्रीज नहीं हो रहा, लायबिलिटी भी डिक्रीज नहीं हो रही, इस वजह से एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सर्विसेज क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सर्विसेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगला है ग्रांट्स टू स्टेट। सर आपको बताया था मैंने लास्ट वाले लेक्चर में कि ओबामा साहब आए थे, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ग्रांट दे दिया था मलेरिया से फाइट करने के लिए $100 मिलियन का। सिमिलरली कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट दे देती है किसे? स्टेट गवर्नमेंट को। मान लो तमिलनाडु में बाढ़ आ गया, बहुत भयंकर तबाही हुई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि मैं बड़ा भाई, तू छोटा भाई, एक काम कर यार, तेरे यहाँ बहुत दिक्कत आई है, मुझे दिख रहा है, तू ले, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए, 1000 करोड़ ले ले, तू अपने जो भी लॉसेज हुए उसको कवर कर, वापस मत करियो, ये मैं डेवलपमेंट के लिए दे रहा हूँ तुम्हें। तो ये कौन सा पैसा? ये ग्रांट कहलाएगा। और ये ग्रांट जो है गवर्नमेंट के लिए कौन सा एक्सपेंडिचर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को लौटाना नहीं है ये पैसा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जेब से बस फ्री में निकल गया पैसा, बदले में कोई एसेट इंक्रीज नहीं हुआ, लायबिलिटी डिक्रीज नहीं हुई। यही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया होता, लोन पे अगर पैसा दिया होता, तो स्टेट गवर्नमेंट बन जाता डेटर, क्योंकि फ्यूचर में स्टेट गवर्नमेंट को लौटाना पड़ता, तब ये कैपिटल रिसीट होता, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता। लेकिन अभी ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये कुछ आइटम्स थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। सर फिर से वापस आते हैं, हमने कहा था आज हम टॉपिक कवर करेंगे सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीट और आइटम्स अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये दोनों टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आखिरी आइटम बचता है हमारे पास में आइटम्स अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम कवर करते हैं आइटम्स अंडर
कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसे गवर्नमेंट, जो जेब से तो गवर्नमेंट के निकलता है, मतलब गवर्नमेंट खर्च तो करती है, बट बदले में गवर्नमेंट का असेट इंक्रीज हो जाता है, या और है, दोनों एक साथ नहीं है, याद रखना, या गवर्नमेंट की लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। दोनों में से कुछ भी होगा तो आप बोलोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब जैसे मान लो गवर्नमेंट ने लोन दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को, तो अब 5 साल बाद या 10 साल बाद स्टेट गवर्नमेंट लौटाएगी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या बन गई? असेट बन गई। किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि इसे पैसा लौटाना है फ्यूचर में। अब ये क्या है? ये डेटर है ना, इसे देने पड़ेंगे पैसे, तो ये डेटर है, और डेटर हमेशा क्या होते हैं? असेट होते हैं। ठीक, एक तो ये है। दूसरा है एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग रोड्स। भाई सरकार मान लो ढेर सारा पैसा खर्च करके फ्लाईओवर बनवा रही है, रोड बनवा रही है, मान लो मेट्रो बनवा रही है, तो ये सारा खर्च, या मान लो स्कूल बनवा रही है, हॉस्पिटल बनवा रही है, ये सारा खर्च तो हो रहा है सॉरी, गवर्नमेंट के जेब से ये सारा पैसा खर्च तो हो रहा है, लेकिन बदले में गवर्नमेंट का क्या इंक्रीज हो रहा है? असेट इंक्रीज हो रहा है। भाई रोड गवर्नमेंट के लिए या हमारे लिए भी असेट है एक्सट्रीमली सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिकली, तो इंफ्रास्ट्रक्चर असेट होते हैं। फ्लाईओवर असेट है, मेट्रो असेट है, स्कूल असेट है, हॉस्पिटल असेट है, तो ये असेट हमारा इंक्रीज हो गया। इस वजह से हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि गवर्नमेंट की जेब से पैसे तो गए इन कामों को करने में, लेकिन बदले में गवर्नमेंट का एसेट इंक्रीज हो गया। इस वजह से एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग रोड्स, फ्लाईओवर, मेट्रो, स्कूल, हॉस्पिटल, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का एसेट इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से। ईदर और है यहाँ पे ना, या तो एसेट इंक्रीज होगा या लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, ईदर और चलता है इसमें। एक बारी ना मैं नेक्स्ट लेक्चर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, चारों को एक साथ लिख के एक पैटर्न बना के बता दूंगा आपको, जिससे आपको इंक्रीज डिक्रीज रिलेट करने में ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, आसानी से याद होगा, बट नेक्स्ट लेक्चर में, आज नहीं। ठीक, अगला है परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है सर मशीन वगैरह, ठीक है ना। मान लो गवर्नमेंट ने बहुत हैवी मशीन्स परचेज कर ली, कहाँ से? फॉरेन कंट्रीज से, ठीक है ना, या मान लो डोमेस्टिक ही परचेज किया किसी भी प्राइवेट कंपनी से, तो उस केस में गवर्नमेंट की जेब से पैसा तो जाता है, बट गवर्नमेंट का एसेट बढ़ जाता है। जैसे आप ट्रैक्टर परचेज करके लाओ या कार परचेज करके लाओ, तो कार को परचेज करने से आपके जेब से पैसा तो निकला, बट कार आपके लिए एसेट है ना, क्या है? एसेट है, संपत्ति है आपकी। सिमिलरली गवर्नमेंट भी अगर कैपिटल गुड्स परचेज करेगी, मशीनरी आइटम्स परचेज करेगी, तो जेब से पैसा तो जाएगा, एक्सपेंडिचर तो होगा, बट देन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का एसेट इंक्रीज हो रहा है, मशीन एसेट है। ठीक, परचेज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। एक एग्जांपल देता हूँ सर, अभी 5G स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, जैसे 5G खरीदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ऑक्शनिंग में पार्टिसिपेट करती है और वहां से 5G टेक्नोलॉजी परचेज करती है, और उसे परचेज करने के बाद गवर्नमेंट हमारी कंट्री में उसे ऑक्शनिंग करती है, मतलब बोली लगवाती है उसकी। फिर जो भी प्राइवेट कंपनी ज़्यादा बोली देती है, उस प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट वो टेक्नोलॉजी बेचती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये भी क्या है? एसेट है। तो गवर्नमेंट की जेब से पैसा तो जा रहा है, लेकिन न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है आपके पास, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी कौन सा एक्सपेंडिचर है? ये भी आपके पास में कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि बदले में आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है। रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने IMF से पहले लोन ले रखा था और आज के डेट में गवर्नमेंट इसे रीपे कर रही है। क्या कर रही है सर? रीपे कर रही है। तो जब गवर्नमेंट रीपे कर रही है तो रीपे करने से क्या हो रहा है? गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो रही है ना। गवर्नमेंट को पैसे देने थे तो जेब से पैसे तो जा रहे हैं गवर्नमेंट के। भैया मान लो मैंने किसी से उधार पे ले रखे हैं 10,000 रुपये, मैं 10,000 रुपये तो गए मेरे जेब से, लेकिन मेरी उधारी भी तो कम हो गई। अब मुझे नहीं लौटाने पैसे, मेरा उधार चुकता हुआ, क्लियर हुआ, मैं डेट से फ्री हो गया, है ना। तो सिमिलरली गवर्नमेंट जब रीपे करती है अपनी बोरिंग्स को, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। तो सर वंस अगेन हमने शुरुआत की थी यहाँ से, तो इन तीनों टॉपिक को हमने कवर कर लिया है और आपको
5 मिनट और लेते हुए आपका हम कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं आपको फटाफट से, और आप इस टाइप के क्वेश्चंस देख लें एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो आइटम्स लिखे हुए हैं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सब्सिडी क्या है? सब्सिडी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, फ्री में गवर्नमेंट की जेब से पैसा जाता है। मान लो गवर्नमेंट गरीबों को 10 रुपये या मान लो गवर्नमेंट 20 रुपये केजी चावल खरीदती है किसानों से और गरीबों को सर 2 रुपये केजी पे बेचती है, तो 18 रुपये तो गवर्नमेंट की जेब से जा रहे हैं ना, 18 रुपये की सब्सिडी दे रही है ना गवर्नमेंट, सब्सिडी। तो ये गवर्नमेंट के लिए कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि बदले में गवर्नमेंट का असेट इंक्रीज नहीं हो रहा, लायबिलिटी डिक्रीज नहीं हो रही, इसलिए सब्सिडी कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज्ड फ्रॉम जर्मनी, मान लो गवर्नमेंट हमारी जर्मनी से डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज करती है, से फॉर एग्जांपल मिसाइल परचेज कर लिया या से फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट परचेज किया, तो उस केस में जो पैसा जा रहा है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि जेब से पैसा तो गया गवर्नमेंट के, लेकिन बदले में वो मिसाइलें आई हैं या वो टेक्नोलॉजी आई है, वो बॉम्ब आ सकता है, वो जवानों के लिए क्या बोलते हैं उसे, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो सकते हैं, एयरक्राफ्ट्स हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें असेट हैं गवर्नमेंट के लिए, तो असेट बढ़ रहा है, इस वजह से हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आज ही के लेक्चर में, नहीं याद आ रहा है तो पीछे जा करके देखो, ये बताया मैंने आपको, ये जो ग्रांट है ये कौन सा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के लिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले बताया। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, आपको अभी तुरंत बताया मैंने कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्यों? बैक जाके देखो। एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिफेंस सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और डिफेंस सर्विसेज पे जो खर्चा हो रहा है वो कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्यों है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? क्योंकि आप जाते हो फ्री में इलाज करवा के आ जाते हो, ठीक है ना, बदले में गवर्नमेंट कुछ पे नहीं करते हो, तो आपका इलाज करने से या आपके इलाज पे खर्च करने से गवर्नमेंट का कोई एसेट इंक्रीज नहीं हो रहा, लायबिलिटी डिक्रीज नहीं हो रही, इस वजह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये भी बताया है, नहीं समझ में आ रहा फिर से वीडियो बैक करके देखिए, फिर भी ना समझ में आए तो मेल कीजिए, बताइए अपने डाउट्स, मैं जूम सेशन भी रख दूंगा कई बार बच्चों के लिए। मैं एक बच्चा भी अगर सीरियसली पढ़ रहा है हमारे चैनल से तो हम उसके लिए एफर्ट लेंगे, ठीक, कोई चार्जेस नहीं है, आगे भी चार्जेस नहीं होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट चलता रहेगा, कमिटमेंट है हमारी, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कंप्यूटर, भाई गवर्नमेंट पर कंप्यूटर परचेज करके लाई, कौन सा एक्सपेंडिचर? कॉमन सेंस लगाओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब कंप्यूटर आपके लिए असेट है तो गवर्नमेंट के लिए असेट क्यों नहीं है? गवर्नमेंट के लिए भी असेट है, तो गवर्नमेंट खर्च कर रही है, कंप्यूटर परचेज कर रही है, गवर्नमेंट का क्या बढ़ रहा है? गवर्नमेंट का असेट बढ़ रहा है, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर ऑन स्कॉलरशिप, कमेंट करो, आप कमेंट करोगे एक्सपेंडिचर ऑन स्कॉलरशिप क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर आपका आंसर राइट हुआ आपको मैं एक हार्ट दूंगा कमेंट में, ठीक है। चलो तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, दी एंड। सर वंस अगेन, आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, हमारे एफर्ट्स की सराहना करते हैं, प्रेज़ करते हैं हमारे एफर्ट्स को, तो हमें भी एक एनर्जी मिलती है। और आप देख सकते हैं तबीयत ख़राब है फिर भी आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक, आपका शेयर, आपके कमेंट्स हमारे लिए एनर्जी हैं। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर भी करें और लोगों को भी बताएं। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेल करें हमें। मेल करने के लिए ईमेल आईडी मैंने लिख दी है, mail@edunexter.com, इस ईमेल आईडी पे आप मेल करें हमें, ठीक है। इस जीमेल आईडी पे आप हमें मेल करें और इससे मेल करने पे हम आपके डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, क्योंकि हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डेफिसिट। वो वीडियो भी थोड़ा सा लंबा होगा, 1 घंटे तक जा सकता है, उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।